राम राम सारण्य, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाई आज हम शुरू करने वाले हैं, शुरू एक्चुअली में कर चुके हैं, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के करेंट अफेयर्स सेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज से, धीरे धीरे इंटरनेशनल पे जाएंगे, स्पोर्ट्स अवार्ड से चलकर, और बीच में अगर कुछ डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हुआ है, कुछ मिसलिनियस इंपॉर्टेंट हुआ है, और लास्ट में हम खत्म करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के साथ। फटाफट से शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है। हमारे भाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने, कौन है, एक तो मिस्टर डी प्रधान माने मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पर क्या लॉन्च किया है? यहाँ पे लॉन्च किया है भारतीय भाषा उत्सव। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड किया गया है कि 11 दिसंबर से हर साल भारतीय भाषा दिवस मतलब डे मनाया जाएगा। इस दिन हम क्या करेंगे? हम इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषा मतलब इंडियन लैंग्वेजेस, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, इतने सारे स्टेट्स हैं और सारे के सारे स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइडेड है। जब स्टेट रीऑर्गेनाइज हुए थे, अलग अलग स्टेट्स को डिवाइड किया जा रहा था, तो यहाँ स्टेट्स को डिवाइड किया गया था लिंग्विस्टिक माने की लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइडेड है और इतने सारे स्टेट्स है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडियन लैंग्वेजेस कितनी सारी होंगी। अब इन इंडियन लैंग्वेजेस को फाइनली इनका ड्यू क्रेडिट, इनकी रिस्पेक्ट जो ये डिजर्व करती हैं, ये दिया जा रहा है और रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। कैसे? स्टार्टिंग विद ये जो उत्सव होने वाला है, जो लॉन्च किया गया है, इस उत्सव में यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ कराने के लिए। थीम अगर हम इनकी देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये उत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसकी 3 थीम्स हैं मेनली। सबसे पहले टेक्नोलॉजी फॉर भारतीय भाषा, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे भारतीय भाषाओं के लिए, टेक्नोलॉजी इन भारतीय भाषा, सेकंड टेक्नोलॉजी इन भारतीय भाषा ट्रांसलेशंस वगैरह जो भी होते हैं, उसमें हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं, एंड थर्ड टेक्नोलॉजी थ्रू भारतीय भाषा के थ्रू उसको यूज करके, लैंग्वेजेस को यूज करके टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर, इन और थ्रू, टेक्नोलॉजी और भारतीय भाषाओं के बीच का इंटरैक्शन है पूरा का पूरा थीम इस उत्सव का। अगेन, दिवस कब मनाया जाएगा? भारतीय भाषा दिवस हर साल 11 दिसंबर को ये डिसाइड किया गया है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, ये जैसे कि आप लोगो देख सकते हैं, जो उत्सव लॉन्च हुआ था उसका ऑफिशियल पोस्टर है ये। लॉन्च ऑफ 75 डे भारतीय उत्सव 75 डेज तक चलेगा। 75 क्यों भाई? क्योंकि 75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है। एंड टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट फाइनल होगी। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं थीम क्या दिया गया है, टेक्नोलॉजी एंड भारतीय लैंग्वेज, जिसके बारे में पूरी की पूरी बातचीत होगी इस समिट। समिट का मतलब क्या होता है? मीटिंग या कॉन्फ्रेंस, लोग आकर मिलके बैठ के बातचीत करते हैं, उसको हम बोलते हैं समिट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, भाई बिहार को मिल चुका है उनका दूसरे नंबर का टाइगर रिजर्व। एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, दूसरे नंबर का टाइगर रिजर्व कहाँ पे? कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। बिहार आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, बिहार के इस कॉर्नर में, साउथ और थोड़ा सा वेस्ट साइड के कॉर्नर पे यहाँ पे कैमूर डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करता है, जहां पर ये नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है टाइगर रिजर्व, वो उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार की टाइगर पॉपुलेशन अभी देखी जाए तो लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार में कुछ 54 टाइगर्स हैं। इस वाले नए रिजर्व को और पिछले वाले को मिला के 54 टाइगर्स बिहार में है। अच्छा, यहीं से बात आ जाती है कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स है? तो ऐसा स्टेट है मध्य प्रदेश विथ 526 टाइगर्स एज काउंटेड। हो सकता है इक्का दुक्का आगे पीछे भी हो, बट लास्ट जो काउंट हुआ था 526 टाइगर्स अकेले एमपी या मध्य प्रदेश में है। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा कर्नाटका। तो हालांकि बिहार स्टेट लिस्ट में बहुत नीचे आता है जहां पे नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, बट स्टिल इट इज डेवलपिंग। धीरे धीरे करके वो भी सीख रहे हैं टाइगर्स को प्रिजर्व करना। करेंटली वहां पे 54 टाइगर्स। ठीक है, नेक्स्ट में पीएम मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है संकल्प सप्ताह। सप्ताह हम सबको पता है वीक होता है,
संकल्प क्या होता है और यहाँ किस चीजों के बारे में प्रॉब्लम बातचीत हो रही है? बेसिकली एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो है न्यू दिल्ली के स्पेशली, बट ऑलमोस्ट सब जगह के ही 500 से भी ज्यादा एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स को डिवाइड किया जाता है, सिटीज को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। पुणे भी जैसे हमारा है, इट इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बट नंबरिंग की जाती है इन ब्लॉक्स की। एंड आप घर जाके अपना एड्रेस देखोगे या प्रॉपर जो एड्रेस पे अगर आता है तो वहां कई बार आपके बिजली बिल पे या ये सब बिल्स पे आपको अपना ब्लॉक नंबर दिख जाए। तो ऐसे 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स अक्रॉस 329 डिस्ट्रिक्ट्स उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। और यहाँ पे संकल्प सप्ताह नाम का प्रोग्राम, ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, संकल्प सप्ताह कुछ नहीं करेगा, बस सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको एनहांस करे। सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करने के लिए जो भी चीजें लगती हैं, जो गिनी चुनी चीजें लगती हैं, उन चीज के ऊपर काम किया जाए। कहाँ इंपॉर्टेंट चीज है? एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। कितने? 500। कितने डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस ये डिवाइडेड है? 329 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस। बहुत छोटी सी न्यूज है, बस नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या? संकल्प सप्ताह। संकल्प करना मतलब डिसाइड करना, ठीक है, डिसाइड करना या फिर डिटरमाइंड होना। संकल्प सप्ताह वीक। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है ये 1 हफ्ते का पूरा चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई के स्वामीनाथन जे। कौन है ये भाई? मिस्टर स्वामीनाथन है आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर। गवर्नर कौन है, इससे बात आ जाती है। आरबीआई के गवर्नर है, हम सबको पता है, मिस्टर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से वे नंबर के आरबीआई गवर्नर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई 25th नंबर के। उनसे पहले 24 रह चुके हैं, वो खुद 25th नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं डेप्यूटी गवर्नर की। गवर्नर से नीचे की पोजीशन जो आती है डेप्यूटी गवर्नर की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो कौन है? मिस्टर स्वामीनाथन। उन्होंने भाई यहाँ पे क्या बोला है? उन्होंने चेयर की है 28 एडवाइजरी कमिटी की मीटिंग। 28 नंबर की एडवाइजरी कमिटी की मीटिंग हुई थी, उस पे चेयरमैन के तौर पे ये बैठे थे। उस कमिटी की मीटिंग में बातचीत क्या चली थी? बातचीत चली थी एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये जो एमएसएमईज होते हैं वो कितना ज्यादा बड़ा कंट्री के डेवलपमेंट में कितना ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये तो अभी तक हम सबको पता ही है। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, ये बहुत बड़ा सेक्टर है एमएसएमईज का। जीडीपी में बहुत बड़े लेवल पे एमएसएमईज कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारा बजट का भी बहुत बड़ा अमाउंट एमएसएमई के डेवलपमेंट में जाता है। यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि डेवलप्ड इकोनॉमी, ये जो 28 नंबर की मीटिंग हुई है, यहाँ पे बात चल रही थी कि भाई 2047 तक, मोदी जी ने बोला था अपनी स्पीच में 2047, सॉरी 47 में कोई हिंदी में पता नहीं है, 2047 तक हमको डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। राइट नाउ वी आर अ डेवलपिंग नेशन। 47 तक हमको अचीव करना है द स्टेटस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। जैसे यूएस, चाइना, रशिया, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है। हमको 2047 तक का टारगेट है कि डेवलप्ड नेशन बनना है। इसमें एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो यही बात भाई बातचीत हुई थी कि कैसे कोलैबोरेटिव एफर्ट करके, साथ में मिलके एफर्ट करके एमएसएमई सेक्टर को और बेटर डेवलप किया जा सकता है। तो आप ये याद रखेंगे। क्या? आरबीआई के डेप्यूटी चेयरमैन कौन? मिस्टर स्वामीनाथन। दूसरी चीज, कौन से वे नंबर की मीटिंग? 28 नंबर की मीटिंग। कौन सी मीटिंग? 28 एडवाइजरी कमिटी मीटिंग ऑफ द आरबीआई। किस बारे में बात की? एमएसएमई सेक्टर के। क्यों बात की एमएसएमई सेक्टर के बारे में? उसको यूज करके हम डेवलप करेंगे। और कब तक? 2047 तक डेवलप नहीं। सिंपल सी बात, पूरा समअप कर दिया, इसी से आपका एमसीक्यू आ जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया और अर्जेंटीना ने यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन किया है। अब भाई इंडिया तो हमको पता है, फटाक से आ जाओ अर्जेंटीना पे। अर्जेंटीना किधर एग्जिस्ट करता है? ये आपको एक जो छोटा सा कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा साइड में, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा है, जिसका नाम है साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे अपना अफ्रीका आ जाता है इतना बड़ा सा, ये आ जाता है अपना साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये इतनी बड़ी कंट्री अर्जेंटीना है, मेजर कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री, बहुत सारी चीजों में, और हम रिसेंटली उनके साथ टाई अप्स भी कर रहे हैं। अर्जेंटीना के साथ हमारी ये सब बातें भी चल रही थी कि भाई उनसे हम लिथियम लेकर आएंगे, जो ईवी में यूज होती है बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज बनती है ना। हमारी बात चल रही थी अर्जेंटीना के साथ कि भाई लिथियम हम आपसे लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे अक्रॉस मेनी लेवल्स अर्जेंटीना के साथ इंडिया कोलैबोरेट करके कर रहा है ऑलरेडी। यहाँ आ जाते हैं, किस बारे में बात चल रही है? सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट के बारे में। वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है, सॉरी एम्बेसडर है, जो इंडिया एम्बेसडर टू अर्जेंटीना,
वो मिले थे और जो फॉरेन मिनिस्टर है वो मिले थे, उनने इस पूरे अग्रीमेंट के ऊपर बातचीत की और इसको साइन किया है। यहाँ पे अग्रीमेंट में हो क्या रहा है, अग्रीमेंट प्रोवाइड करेगा डिटैच्ड वर्कर्स। यहाँ इंडिया के वर्कर्स अर्जेंटीना जाएंगे, अर्जेंटीना के वर्कर्स इंडिया आएंगे, उनको प्रॉपर फैसिलिटी दी जाएगी वर्किंग इन अनदर कंट्री टेम्पररी बेसिस पे। डिटैच्ड मतलब अटैच्ड नहीं है, डिटैच्ड मतलब टेम्पररी बेसिस पे वहां काम करने जाएंगे, उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उनको प्रॉपर कैश अलाउंस, और उनको और उनकी फैमिली को, क्योंकि भाई बंदा जाके अकेले थोड़ी रहेगा, अपनी फैमिली बीवी बच्चे लेके जाएगा, उनको और उनकी फैमिली को प्रॉपर अलाउंस दिया जाएगा। इस तरीके से वर्कर्स को एक्सचेंज करने वाले हैं, डिटैच्ड वर्कर्स को, इस सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट के अंडर। ओके, अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है इंडिया एम्बेसडर टू अर्जेंटीना कौन है? कौन ऐसे हैं जो अर्जेंटीना से कोई भी बात होती है तो कौन इंडिया को रिप्रेजेंट करता है? उनका नाम है मिस्टर दिनेश भाटिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है। एंड अर्जेंटीनाज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स कौन है यहाँ पे? कौन है भाई? मिस्टर राकेल किस्मर डे ऑस्मोस। ठीक है, बट मोस्टली आपसे यही पूछा जाएगा कि इंडिया एम्बेसडर टू अर्जेंटीना नहीं है। इतना ज्यादा डिटेल में जनरली नहीं जाते हैं कि आपसे ये पूछे कि अर्जेंटीना के फॉरेन मिनिस्टर कौन। ओके, नेक्स्ट भाई आ जाओ, विंटर एक्शन प्लान अनवील्ड बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर। तो ये क्यों जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो ये देखते हैं क्यों ये जरूरत पड़ती है कि विंटर के लिए या सर्दियों के लिए अलग से एक्शन प्लान बनाना पड़ता है कि सर्दियां आ रही है भैया कोई एक्शन प्लान बनाओ। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सर्दियों में ना हवा डेंस हो जाती है। ठीक है, हवा डेंस मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मूव नहीं करते गर्मियों की तरह, एक जगह इकट्ठे होके जम जाते हैं। ठीक है, हवा पानी सब डेंस हो जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो पोल्यूशन जो क्रिएट होता है ना नीचे ग्राउंड लेवल पे, वो वैसे तो ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, लेकिन ठंडियों के टाइम पे वहीं का वहीं जमा होके रह जाता है। तो लोग उसको ब्रीथ इन करते हैं, सांस में अंदर जाता है लोगों को, इसलिए ठंडियों के टाइम पे बहुत ज्यादा बीमारियां होती है, खास तौर पे दिल्ली में पोल्यूशन के कारण। इसलिए ठंडियां आने से पहले ही, अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठंडियां ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुकी होंगी, मिड एंड अक्टूबर से प्रॉपरली हो जाएंगी। नवंबर दिसंबर असहनीय ठंड होती है दिल्ली में। अगर आप नहीं गए हैं दिल्ली कभी विंटर्स के टाइम तो मत ही जाइएगा, एकदम जमने वाली हड्डी कड़कने वाली ठंड वहां पे होती है ठंडियों के टाइम पे। उस टाइम पे विंटर एक्शन प्लान गवर्नमेंट वहां की बनाती है, क्या करने के लिए? पोल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए, कि भाई ठंड तो ऑलरेडी लग रही है, इंसान पोल्यूशन और सूंघ सूंघ के मरी जाए। इसलिए क्या करता है वो इसके अंडर, सबसे पहले तो पोल्यूशन को जितना मिनिमम कर सके उतना मिनिमम रखेंगे नेशनल कैपिटल रीजन। उसके अलावा पंजाब ने भी बोला है कि भाई हम इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि क्या होता है पंजाब में ना पैडी की खेती होती है, चावल उगाते हैं, तो चावल काटने के बाद जो छोटे छोटे नीचे स्टॉक्स बच जाते हैं उनमें आग लगा देते हैं। आग लगाने से क्या होता है, किसी को एम्प्लॉय नहीं करना पड़ता एक एक उखाड़ने के लिए, उसमें पैसे लगते हैं एम्प्लॉय रखने में, ठीक है, लेबर्स को रखने में, तो लोग सीधा खेत में आग लगा देते हैं बचे हुए स्टॉक्स में, या स्टबल जिसको बोला जाता है। स्टबल बर्निंग इज अ ह्यूज थिंग पंजाब हरियाणा में। उन्होंने बोला हम ये नहीं करेंगे, हम स्टबल को यूज करेंगे एनर्जी जनरेट करने। तो पंजाब में जो पूरा धुआं होता है ना वो उड़ के दिल्ली तरफ आ जाता है। ठंडियों में इतनी ज्यादा धुंध होती है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन कि यहाँ से 10 मीटर का डिस्टेंस तक आपको नहीं दिखता, दिल्ली पंजाब यहाँ सब पे। उसका काफी ज्यादा बड़ा रीजन स्मॉग होता है। स्मॉग मतलब स्मोक प्लस फॉग। फॉग ऑलरेडी हवा को डेंस बना देता है और उसमें से स्मोक ऐड कर दो तो पूरी विजिबिलिटी जीरो। अभी ठंडियों में न्यूज आएगी दिल्ली के बारे में, वहां बोलेंगे भाई विजिबिलिटी जीरो चल रही है। क्यों? जरा सा डिस्टेंस भी नहीं दिखता इस पोल्यूशन के कारण। तो उसी पोल्यूशन से डील करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें, व्हीकल एमिशन, जो गाड़ियां पोल्यूशन निकालती हैं, तो बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं। इन्हीं को विंटर एक्शन प्लान के अंडर कवर किया। ठीक है, फटाक से भाई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं कौन? हमारे केजरीवाल। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड तो हम पहले भी बहुत बार न्यूज पढ़ चुके हैं। क्या? दूसरे स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ी थी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर ने फाइनली अटेन कर दिया है स्टेटस ऑफ ODF फ्री। ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन हिंदी में बोले तो खुले में शौच करना। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी काफी रिसेंट तक कि घरों में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। उस रीजन से लोग बाहर खेतों में
टॉयलेट की तरह यूज करने जाते थे, जिससे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इन्फेक्शन, पूरे गांव इन्फेक्ट हो जाते थे बीमारियों। तो उसका रीजन जब निकाला गया ओपन डेफिकेशन, तब सरकार लग गई, स्वच्छ भारत मिशन जो फर्स्ट था, सरकार लग के एकजुट होके पूरे इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने में लगी। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो सबके घर में टॉयलेट बना दो, उसके बाद लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करो कि भाई टॉयलेट यूज करो, बाहर करने से, खेतों में करने से बीमारियां फैलती हैं, हाइजीनिक नहीं होता। किसी ने अगर पंचायत शो देखा होगा, अमेजिंग शो, उसमें भी इसके बारे में बात हुई है काफी बड़े लेवल पे। सबके घर में टॉयलेट्स बना रहे होते हैं वो, लोगों को घर घर जाके कन्विंस कर रहे होते हैं कि यार बाहर मत जाओ, खेतों में मत जाओ, घर में टॉयलेट है वहां पे जाओ, है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो एक एक करके सारे स्टेट्स टारगेट करके अपने अपने स्टेट में ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस अचीव कर रहे हैं। तो अगेन जम्मू कश्मीर हैज जॉइंड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स, 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है जम्मू कश्मीर। ODF प्लस स्टेटस मतलब ना सिर्फ ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, इस स्टेटस को, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को उन्होंने मेंटेन भी किया है थ्रू आउट, ठीक है, इसलिए ODF प्लस स्टेटस उनको दे दिया जाता है। नेक्स्ट भाई अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन में फटाफट से आ जाता है। अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन में आपसे डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि किसको किस पदवी पर अपॉइंट किया गया है, इसलिए मैंने उतना ही पोर्शन आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट किया। स्टार्टिंग विथ सौगात गुप्ता जी, उनको कहाँ के लिए अपॉइंट किया गया है? मिस्टर सौगात गुप्ता, he has been appointed as the chairman of Advertising Standard Council of India, ASCI। Advertising Standard Council of India एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होती है जो एडवर्टीजमेंट्स होता है ना, जो हम टीवी पे ऐड देखते हैं, उन ऐड को रेगुलेट करती है, देखती है कि भैया ये क्या बना रहे हैं। और जो कंज्यूमर्स हैं, हम आप जैसे कंज्यूमर्स ऐड देखते हैं जो उससे प्रभावित होते हैं, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है ASCI नाम की बॉडी। इसके भी चेयरमैन होते हैं, तो मिस्टर सौगात गुप्ता को बनाया गया है इसके चेयरमैन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, N शांता कुमार। N शांता कुमार को क्या बनाया गया है? द प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने उनको बनाया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर 1 year टर्म। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिंस आपके करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड था तो आई पुट इट हियर, इन केस आंखों के सामने से एक बार गुजरता है, कभी क्वेश्चन आ गया तो, बट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को बनाया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर जो इंडिया की होती है, वहां पे जो रोड्स होती है उसको भी मेंटेन करने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए एक अलग से BRO बनाया जाता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये BRO या बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल जो उसको हेड करते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, जो इस बार कौन किए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास। नेक्स्ट वन, यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है टेन्योर किनका? ऑफ नितिन गुप्ता। वो ऑलरेडी इस पोजीशन पे थे, गवर्नमेंट ने उनका टेन्योर और एक्सटेंड करके क्या किया है? उनको CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन के तौर पे और लंबे टाइम के लिए रख लिया है, टिल 30 जून 2024 यही अपॉइंटेड रहे, इसलिए एक्सटेंड कर दिया मिस्टर नितिन गुप्ता। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, साउथ इंडियन बैंक। बैंक्स के भी कई बार आपसे MD CEO वगैरह पूछ लिए जाते हैं कि किस बैंक के कौन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलमोस्ट हर तरीके के पेपर में, ठीक है, तो इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ा कीजिए। साउथ इंडियन बैंक हैज अपॉइंटेड PR शेषाद्री, मिस्टर PR शेषाद्री एज द MD एंड CEO। MD और CEO ज्यादातर टाइम आप देखेंगे एक, ठीक है। किनको अपॉइंट किया गया है? मिस्टर PR शेषाद्री। किस बैंक के लिए? साउथ इंडियन बैंक के लिए। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नोबेल प्राइज अनाउंस किए गए हैं, एक तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन भी बोलते हैं, और दूसरा नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। कौन है ये? एक लेडी है और एक उनके साथ में मैन है, दोनों ने साथ में रिसर्च की थी। उनका नाम क्या है? लेडी का नाम है कैटलिन करिको एंड उनके साथ ड्रू वीसमैन। कैटलिन एंड ड्रू, ठीक है। कैटलिन ने ड्रॉ करके बनाया, ऐसे याद रख सकते हैं, ड्रॉ करके क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड। हमारे सेल्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है ना, उसी से रिलेटेड होता है न्यूक्लियोसाइड। तो उस न्यूक्लियोसाइड में उन्होंने मॉडिफिकेशंस, चेंजेस किए ताकि वैक्सीन जो बनाते हैं ना, वैक्सीन हमारे mRNA को, हमारा DNA होता है, RNA होता है, RNA को चेंज करके उसके साथ अटैच होके फिर बॉडी में वर्क करता है। तो ताकि mRNA वाली जो वैक्सीन्स होती हैं वो और ज्यादा इफेक्टिवली काम करे,
उन्होंने न्यूक्लियोसाइड में कुछ मॉडिफिकेशन किया है बहुत डीप रिसर्च करके। तो कैटलिन जी एक लेडी थी, उन्होंने क्या किया, उनने ड्रॉ किया उनने इस तरीके से न्यूक्लियोसाइड की भाई वैक्सीन और अच्छे तरीके से काम, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। दूसरा, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया था। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 3 लोगों को दिया गया है, ऑल 3 आर मेन। उनका नाम क्या है, मिस्टर पियरे, मिस्टर फेरेंक एंड मिस्टर एन, ठीक है, एन, पियरे फेरेंक एन। इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने ऑटो सेकेंड पल्सेस, ऐसे करके पल्सेस होते हैं, ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट को यूज करके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की स्टडी की। इलेक्ट्रॉन्स की जो डायनेमिक्स होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की स्टडी की इस तरीके से, ठीक है। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज इन तीनों को दिया गया है। और मेडिसिन का किनको दिया गया है हम देख चुके हैं। आप यहाँ अगर इमेज देखेंगे तो और बेटर आपको रिकॉल होगा। ये हमारे पहले वाले हैं जो मेडिसिन की दिए गए हैं, और दूसरे वाले जो है वो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, दोनों 2023। नोबेल प्राइज पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली निश्चित होता ही है, एग्जाम में आना ही डेफिनेट होता है वो, कि नोबेल प्राइज पे आएगा ही आएगा, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स न्यूज। अच्छा, स्पोर्ट्स में अब आपको लाइन से सारे के सारे दिखेंगे एशियन गेम से रिलेटेड, क्योंकि एशियन गेम स्टार्ट हो चुके हैं। एशियन गेम में इंडिया का भी कंटेजन किया है। हमने पढ़ा था एशियन गेम के लिए सरकार ने एक मूवी सीरीज छोटी सी निकाली थी उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे प्लेयर्स को, जिसका नाम था हल्ला बोल, ठीक है। तो एशियन गेम्स सबसे पहला क्वेश्चन हो कहाँ पे रहा है, ये हो रहा है एक सिटी जिसका नाम है हांगजो विच इज इन चाइना। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है। उसके बाद किस किस ने पार्टिसिपेट किया, और इंडिया के अगर जीते हैं तो आपको सब पता होना चाहिए कौन कौन जीते। तो यहाँ हाईलाइट करके आपके लिए रखा गया है। सबसे पहला 25 मीटर पिस्टल की जो टीम है, पिस्टल शूटिंग 25 मीटर वाली में पूरी की पूरी टीम गई थी। कौन कौन गए थे, मिस्टर मनु भाकेर, ईशा सिंह एंड रिदम सांगवान। मनु भाकेर, ईशा सिंह, रिदम सांगवान, इनको गोल्ड मिला है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला है 25 मीटर पिस्टल। तो 25 के लिए कौन कौन, मनु, ईशा और रिदम, मनु, ईशा, रिदम 25 मीटर्स। दूसरा 50 मीटर राइफल के लिए अगेन एक टीम गई थी जो कि क्या जीते हैं, अगेन गोल्ड जीते, ठीक है। 25 अब आ जाता है 50 में कौन कौन गए थे, वेरी फेमस शूटर फ्रॉम इंडिया ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ओलंपिक्स में भी हमको रिप्रेजेंट किया था। बहुत सारी जगह शूटिंग में आपको इनका नाम मिलेगा, बहुत सारे चैंपियनशिप्स ये जीतते रहते हैं, ऐश्वर्या सिंह तोमर। दूसरा स्वप्निल एंड तीसरे अखिल स्वप्निल ऐश्वर्या, अखिल स्वप्निल ऐश्वर्या 50 मीटर में गोल्ड जीते हैं ये राइफल कंपटीशन में एज अ टीम। ये दोनों क्लियर हो गया। तीसरे पे आ जाते हैं इंडियाज मुरली श्रीशंकर। तो भाई मुरली क्या होती है, मुरली फ्लूट को कहते हैं हिंदी में, फ्लूट बांसुरी होती है ना जो कृष्ण जी बजाते हैं, उसको मुरली बोला जाता है। तो मुरली लंबी होती है ना, लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मुरली श्रीशंकर याद रखो, जीते हैं वो सिल्वर मेडल इन मेंस लॉन्ग जंप में जीते हैं मुरली श्रीशंकर, ठीक है। नेक्स्ट तजिंदर पाल तूर जीते हैं शॉर्टपुट क्या होता है, ऐसी छोटी सी बॉल होती है, उसको यहाँ गले में फंसा के दौड़ते हैं और फिर फेंकते हैं मोमेंटम क्रिएट करके कि कितना दूर जाती है, शॉर्टपुट कहते हैं उसको। तो क्या करना होता है, टारगेट क्या होता है, बॉल ऐसे पकड़ के दूर फेंकना है, दूर, ठीक है। तो उनके नाम में क्या आता है, तजिंदर पाल तूर। तो ऐसे याद रखेंगे, ये याद करने की ट्रिक्स हैं, एमसीक्यू में देखोगे आराम से याद आ जाएगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन स्टार गोल्फर क्रिएट की है इन्होंने हिस्ट्री, अदिति अशोक हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय गेटिंग फर्स्ट एवर, आज तक का फर्स्ट एवर मेडल इन विमेन्स इंडिविजुअल इवेंट एट 19th एशियन गेम। फर्स्ट एवर मेडल फ्रॉम इंडिया विमेन्स इंडिविजुअल की कैटेगरी में अदिति अशोक को मिला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनका नाम आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अविनाश साबले, मिस्टर अविनाश साबले फ्रॉम इंडिया अगेन, इनको गोल्ड मेडल मिला है मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज एक तरीके की हर्डल रेस ही होती है, हर्डल्स होते हैं, आपको उनको पार कर करके रेस कर, स्टीपल चेज, ठीक है, अविनाश साबले। नेक्स्ट शांति परेरा, अच्छा ये शांति परेरा नाम सुन के लग रहा है कि भाई इंडियन होगी, बट एक्चुअली में सिंगापुर की है ये। इन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट की है, क्या करके, फर्स्ट एशियन गेम एथलेटिक्स गोल्ड मेडल फॉर सिंगापुर। 50 सालों में पहली बार विमेन्स की कैटेगरी में कोई ऐसी नई औरत फाइनली आई है जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। उनका नाम क्या है, शांति परेरा। शी इज फ्रॉम सिंगापुर, शी इज नॉट इंडियन, ठीक है।
एंड लास्ट, इंडियाज पारुल चौधरी मेड हिस्ट्री। पारुल चौधरी ने हिस्ट्री बनाई है एज शी बिकेम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम कंट्री की फर्स्ट एवर वुमन जिन्होंने 5000 मीटर रेस में एशियन गेम्स में जीती, गोल्ड मेडल मिला है बेसिक, ठीक है। पारुल चौधरी, शी मेड हिस्ट्री, क्यों? फर्स्ट एवर वुमन फ्रॉम इंडिया, 5000 मीटर रेस में शी हैज वन, पारुल चौधरी। ओके, वेरी इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट आते हैं फटाक से, आईसीसी ने ऑफिशियल आपका मैस्कॉट अनाउंस किया है क्रिकेट वर्ल्ड कप का। ऑफिशियल मैस्कॉट मतलब उसको यूज किया जाएगा, और वो मैस्कॉट्स आपने कभी देखा होगा फुटबॉल में, बेसबॉल में, क्रिकेट में भी मैस्कॉट क्या करता है, ऐसे कार्टून जैसे कैरेक्टर ऑडियंस में घूम रहे होते हैं, है ना, वो मैस्कॉट्स होते हैं, ठीक है। तो मैस्कॉट आईसीसी ने डिक्लेयर किया था, जो इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है ना, चल ही रहा है, उसके लिए कि मैस्कॉट कौन रहने वाले हैं। तो ये कार्टून कैरेक्टर्स हैं, तो उनका नाम क्या है, ब्लेज एंड टोंक। उनको वोटिंग होती है और सबने यूनानिमसली एक साथ ब्लेज एंड टोंक को सिलेक्ट किया है। ब्लेज फीमेल है एंड टोंक मेल मैस्कॉट है। मैं यहाँ पे आपके लिए इमेज यूज कर देती, बट आईसीसी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर लोगोज एंड इमेजेस। अभी मेरे पे पूरा मस्त वाला कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाता, लीगल नोटिस आ जाता, तो ऐसी रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ब्लेज इज अ फीमेल मैस्कॉट, टोंक इज अ मेल मैस्कॉट। ब्लेज जो है वो bowling at rapid pace, leaving batters in sheer awe. She is adorned with a belt carrying 6 power cricket orbs. ऐसी फीमेल है और she is a famous bowler, इस तरीके से उनको दिखाया गया है। टोंग इज बैटिंग चैंपियन, ठीक है। तो इन दोनों को मैस्कॉट बनाया गया है, आप गूगल करके आराम से देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग डुओ है। उनको अगस्त में अनवील किया गया था और उन्हीं को यूनानिमसली सिलेक्ट किया गया है। आपसे नाम बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हो कहाँ रहा है, तो ये तो भाई अपने को पता ही होना चाहिए, इंडिया में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, लास्ट इंपॉर्टेंट डेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीधा पूछ लिया जाता है। 2 अक्टूबर को 2-3 इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। एक, ऐसे याद रखना, 2 अक्टूबर बचपन से देखते आ रहे हैं गांधी जयंती, इतना तो सबको पता होगा, है ना। गांधी जयंती, गांधी जी के बर्थडे के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी ने क्या बोला था, क्या एडवोकेट किया था, अहिंसा, नॉन वायलेंस, है ना। तो नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ये तो ऑब्वियस हो गया, ठीक है। दूसरा, गांधी जी ने हमारे देश के लिए लड़ाई की, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर बहुत बड़े लेवल पे, इसलिए आज हम अपने घरों में अच्छे से शांति से रह पा रहे हैं। घरों को और क्या कहते हैं, हैबिटेट, ठीक है। घर को और क्या कहते हैं, हैबिटेट, इसलिए 2 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे भी मनाया जाता है। याद रखने का तरीका बता रही हूं मैं, ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट डे। अच्छा, वर्ल्ड हैबिटेट डे का यहाँ पे एक थीम भी है, क्या, रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज। रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमी, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज, रेजिलिएंट अर्बन मतलब जो सिटीज होती है उनको अर्बन कहते हैं, गांव खेड़े को रूरल कहते हैं। रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज एंड सिटीज को बोला जा रहा है कि सिटीज विल बी द ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी, ठीक है। 2 दिन हो गए हमारे कवर, आखिरी दिन 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। एनिमल्स के बारे में, उनका भला, उनका वेलफेयर के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये ऑब्जेक्टिव होता है इस दिन का, इस दिन को मनाने का। ये दिन मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। इस दिन का अगेन थीम इस बार 2023 का क्या था, हर साल अलग अलग थीम होता है। 2023 का थीम क्या था, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। ग्रेट मतलब बहुत बड़े, या स्मॉल छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो, यू शुड लव देम ऑल। ये इस बार का थीम था, वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। इस टाइप के थीम्स अगर आपने एक बार भी पढ़ लिया और आपको वहां ऑप्शंस में दिख गए तो आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो दिस वाज ऑल फॉर द करंट अफेयर्स। नेक्स्ट करंट अफेयर्स सेशंस आपका आएगा ट्यूसडे को, और अभी से लेके जहां तक ये कवर्ड है तब से लेके आगे तक का पूरा आपको ट्यूसडे के सेशन में विल बी वेल कवर्ड, ओके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत रिवाइज भी करते रहिए और करंट अफेयर्स में मजा आने लगेगा। आई विल सी यू गाइज अगेन ऑन ट्यूसडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। बाय बाय।